आनंद रंगनाथन, टी राजा सिंह, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाऊ तौरसेकर, सुधांशु त्रिवेदी, अजय रैना आदि अचिंत और कई अन्य वक्ता, आपके सभी पसंदीदा स्पीकर्स आपको मिलेंगे एक मंच पर। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 7, 8 और 9 नवंबर। जी हां, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। हमने एक धन राशि तय की है जिसका टारगेट आपको ही पूरा करवाना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ प्लीज। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। कल और आज में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिससे जो विपक्ष की मनोदशा है उसका कुछ ज्ञान होता है। कल का आपको पता है कि किस तरह से पूरा जो वोट चोरी का जो नैरेटिव था वो ना केवल ध्वस्त हो गया और राहुल गांधी अपनी पदयात्रा छोड़ के भी वापस भी आ गए दिल्ली। आज दिल्ली में घूम रहे थे। अब उसके लिए वो ब्लेम कर रहे होंगे कि साहब ये देखो मोदी शाह ने बीच में ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लगा दिया, मुझको वापस आना पड़ा। वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को तो स्वागत करना ही पड़ेगा, उनके नॉमिनेशन में तो जाना ही पड़ेगा। अरे तो भाई किसने कहा था कि ये टाइम जो है वो पद यात्रा करने का है, ये टाइम बैठ के प्लानिंग करने का, कैंडिडेट चुनने का ये होता है। खैर वो तो जो उनका वोट चोरी का नैरेटिव था वो संजय कुमार की वजह से ध्वस्त हो गया, क्योंकि संजय कुमार ने वोट चोरी का हैशटैग लगा के बड़ा सा एक आर्टिकल लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में रविवार को, और उसमें ये कहा था कि भाई ये वोट चोरी हुई है। और जो भी उन्होंने 4 उदाहरण दिए थे वो चारों के चारों फ्रॉड निकले, झूठे निकले। तो अब ये पूछा जा सकता है कि भाई ये वोट चोरी का लेके तुम क्यों चल रहे हो। खैर इसकी बहुत बात हो चुकी। आज जो हुआ वो तो भाई मैं भी हैरान रह गया। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है कि 3 इस प्रकार के विधेयक, तीनों में एक ही उद्देश्य है कि तीनों में ये कहा जा रहा है कि यदि कोई मंत्री, जिसमें मुख्यमंत्री सम्मिलित है, यदि कोई मंत्री किसी भी क्रिमिनल केस में 5 साल से अधिक सज़ा वाले मामले में गिरफ्तार हो जाता है और उसे 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। तो भाई इसमें तो कौन सी अजीब सी बात है। ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, पब्लिक सर्वेंट, वैसे मंत्री भी पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में आते हैं। मंत्री तो क्या MLA और MP भी पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में आते हैं। लेकिन ये वाले जो पब्लिक सर्वेंट हैं, मंत्री जी वाले, इन्होंने ऐसा तमाशा मचा रखा कि आपने ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी ने जो नए कीर्तिमान स्थापित किए, और दक्षिण में तमिलनाडु में वो सेंथिल बालाजी वाला केस है, इधर ये पार्थो चैटर्जी वाला केस है आपके बंगाल में, कि साहब गिरफ्तार हो गए, जेल में हैं, जमानत मिल नहीं रही है, लेकिन मंत्री पद बना रहेगा, केवल एक ही नैरेटिव इस्टेब्लिश करने के लिए कि साहब देखिए ये तो बिल्कुल भोले भाले सज्जन व्यक्ति हैं और इनको किसी षड्यंत्र के तहत एक द्वेष की भावना से इनको गिरफ्तार किया गया है। वो द्वेष की भावना दिखाने के लिए और पब्लिक सिंपैथी बटोरने के लिए एक नया कार्यक्रम चल पड़ा। आम आदमी पार्टी का आपने देखा, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, स्वयं
सड़जी, स्वयं सड़जी। और सड़जी तो साहब मुख्यमंत्री भी बने रहे, जितने दिन वहाँ रहे मुख्यमंत्री बने रहे, वापस आए तब भी मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन समस्या आन पड़ी थी तो फिर उसके बाद जिसको कहते हैं ना मेकिंग ए वर्च्यू ऑफ अ बैड डील, तो फिर स्वयं हट के और आरती आपके क्या नाम है इनका, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो इस विचित्र स्थिति से बचने के लिए जब ये कार्य किया गया, अच्छा उसमें भी बड़े मज़े की बात थी, आतिशी को भी मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप कोई काम नहीं करेंगे चीफ मिनिस्टर का, आप चीफ मिनिस्टर का कोई काम नहीं करेंगे। अब काम नहीं करेंगे, फाइलें नहीं आप पकड़ेंगे जो आपसे संबंधित है, ये वो दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शंस। तो उसके ऊपर ऑर्डिनेंस ले आई सरकार, और ऑर्डिनेंस ला के उन्होंने सिविल सर्विसेज बोर्ड बना दिया जिसमें मुख्यमंत्री माइनॉरिटी में आ गया और ब्यूरोक्रेट्स की मेजॉरिटी हो गई। और ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि भाई कोई मतलब नहीं है। आज भी वही बोर्ड है, रेखा गुप्ता सीएम है, उस बोर्ड की संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि सरकार ऊपर और नीचे दोनों बीजेपी की है, तो रेखा गुप्ता जी की इच्छा का निरादर करना ब्यूरोक्रेट्स के लिए संभव नहीं है। तो रेखा गुप्ता जी ने यदि होम मिनिस्ट्री को शिकायत कर दी तो 1 मिनट में वो ब्यूरोक्रेट नप जाएंगे। इतना हंगामा करके इस प्रावधान को यदि पूरे देश में लागू किया जा रहा है तो इसमें इतना तमाशा करने की क्या आवश्यकता है? कि तमाशा करने की आवश्यकता है, कह रहे हैं कि साहब कि ये बीजेपी वाले जो हैं हमको ईडी के माध्यम से है और इनके पास दूसरी एजेंसीज हैं, उनके माध्यम से हमको गिरफ्तार करके और हमको मंत्री जिसको भी चाहेंगे उसको मंत्री हटवा देंगे, जिसको भी चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री हटवा देंगे। भैया अदालतें हैं और अदालतों ने गंभीर संज्ञान लिए भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और सड़जी जो हैं और ये सत्येंद्र जैन और ये सारे लोग, ये कोई दूध के धुले लोग नहीं हैं जो इतने दिनों तक जेल में रहे। सारे कार्यकलाप इन्होंने किए थे। और यदि आप जेल में हैं तो आप मंत्री पद कैसे संभाल के आप मंत्री पद का कार्य कर पाएंगे? पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, सबके लिए एक नियम है, 48 घंटे यदि आप रह गए, 48 घंटे यदि आप कस्टडी में रह गए, चाहे वो पुलिस कस्टडी हो या जुडिशियल कस्टडी हो, दोनों स्थितियों में ऑटोमेटिक सस्पेंशन है कि तुरंत सस्पेंड होंगे। 48 घंटे भी यदि आप कस्टडी में रह गए तो। अब मंत्रियों के लिए तो साहब 30 दिन का समय दिया जा रहा है, यानी 30 दिन के भीतर आप अपनी जमानत करवा लीजिए और बाहर आ जाइए। अब इसको ये कह रहे हैं कि साहब कि बीजेपी करेगी, इसका अर्थ क्या हुआ है? आप समझ रहे हैं ना आप? मैं तो इसका सीधा सा अर्थ ये समझ रहा हूँ कि अपोजिशन अब ये माने बैठा है कि साहब कि हम तो सत्ता में यहाँ सेंटर में कभी आएंगे ही नहीं। वैसे यदि उन्होंने ये माना है तो ये अप्रत्याशित नहीं है, ये अप्रत्याशित नहीं है। हालांकि राहुल गांधी एक अकेले ऐसे हैं जो मानते हैं कि वो जितने भी चुनाव होंगे उसमें सब में जीतेंगे और उसके बाद फिर जब वो हार जाते हैं तब फिर वो नाच ना आवे आंगन टेढ़ा की तर्ज पे फिर कोई किसी तरह की कोई बहानेबाजी करते हैं। कभी ईवीएम की वजह से हार जाते हैं, तो कभी इलेक्टोरल रोल्स की वजह से हार जाते हैं, तो कभी सरकारें जो हैं प्रादेशिक सरकारें हैं उनके कारण हार जाते हैं। सारे कारणों से हार जाते हैं, अपने कारण से वो कभी नहीं हारते। अभी एक एआईसीसी के एक मेंबर ने महाराष्ट्र से ये पत्र भी लिखा था, आई थिंक कोई आशीष दुआ है शायद, आशीष दुआ ने एक पत्र भी लिखा था और उसको ये कहा था कि भैया जितना आप समय इसमें लगा रहे हो ना, ये वोट चोरी धांधली और ये सब करने में, इतना समय अगर लगा दिए होते कैंडिडेट चुन के और उनका प्रचार प्रसार जो है और कैंपेन मटेरियल समय से सारा काम करवाने में, तो इतना बुरा हाल नहीं होता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, बुरा झटका लगा।
अगर वो वोट चोरी कर रहे होते तो कतई नहीं लगता। लेकिन बुरा झटका लगा, 240 पे रह गए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से उनकी सीटें 64 से घट गए और 35 तक आ गई। लेकिन इतना झटका लगने के बाद भी कितनी जल्दी संभले उन्होंने। तुरंत इंट्रोस्पेक्शन किया, देखा क्या गड़बड़ियाँ हैं, आरएसएस को संभाला, आरएसएस के जो भी उन्होंने करना था मतभेद इत्यादि सब दूर किए। दूर करके जो आरएसएस के अनुभवी लोग थे वो गए और बूथ बूथ पर उन्होंने अलख जगाई और उसका परिणाम उनको मिला। हरियाणा और महाराष्ट्र जो पूरी दुनिया मान रही थी कि हारेंगे, वो जीत गए। तो राहुल गांधी माने या ना माने, उनकी पार्टी पूरी की पूरी ये मानी बैठी है, और जिसमें संभवतः राहुल गांधी स्वयं एक कारण है। उनकी पार्टी ये पूरी की पूरी माने बैठी है कि हम तो सत्ता में आएंगे ही नहीं, क्योंकि भाई जो किया जा रहा है, जो सुविधा दी जा रही है पार्लियामेंट को या मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को या किसी को भी, तो भाई वो तुम भी तो उपयोग में ला सकते हो ना बाद में। जब तुम्हें इतना एक प्रकार से आत्मविश्वास है कि हम ही आ रहे हैं 2029 में, हमारे अलावा तो कोई आ नहीं रहा, तो भाई 2029 में आ रहे हो तब तो इस प्रकार के जितने भी प्रावधान हैं वो बीजेपी यदि ला रही है तो आपको सहयोग करना चाहिए। आप उसके विरोध में क्यों खड़े हो? एक ही कारण हो सकता है कि आपको विश्वास नहीं है कि आप दोबारा जीतेंगे। और जो वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं उसका भी यही अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि आपको कतई विश्वास नहीं है कि आप जीत सकते हैं। तो आप पहले से अपने रेडीमेड बहाने तैयार करके चलते हैं। तरह से ये कहा जाता है, कहा जा सकता है कि जो विपक्ष है, ये जो इंडी अलायंस है, इसने तो पूरी आशा ही छोड़ दी है अब आगे किसी भी प्रकार के चुनाव में किसी सफलता की। और यदि यही हाल रहा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि न केवल बिहार हारेंगे, लेकिन उसके बाद अगले राउंड में जो चुनाव होंगे उसमें ममता दीदी तो खड़ी रहेंगी और ममता दीदी फिर से जीत सकती हैं, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है और जो जैसा भी चल रहा है वहाँ पे यदि कोई प्रेसिडेंट्स रूल इत्यादि लगा के चुनाव नहीं हुए तो ममता दीदी फिर से जीतेंगी। लेकिन ममता दीदी जीतेंगी ना, राहुल गांधी तो नहीं जीतेंगे। उधर असम में हार निश्चित, और यही चलता रहा तो तमिलनाडु में भी हार निश्चित हो जाएगी। और ऐसे ही बैठे बैठे ऊपर से करते रहे तलवारबाजी तो केरला में कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी बार लगातार लेफ्ट आ जाए। सारे क्रियाकलापों का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाला जो विपक्ष है वो ये मान के बैठा हुआ है कि वो भविष्य में 10-20 वर्षों तक कभी चुनाव जीतेंगे नहीं लोकसभा का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।